तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के विषय में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम उन जटिल भौगोलिक ताकतों के रहस्यों को डिकोड करने जा रहे हैं जो हमारी पूरी दुनिया और इसके पर्यावरण को आकार देती हैं। देखिए, अक्सर लोगों को लगता है कि किसी जगह का तापमान या वहां होने वाली बारिश बस एक इत्तेफाक है ना? लेकिन सच तो ये है कि इसके पीछे एक बहुत ही स्पष्ट और बाकायदा एक स्ट्रक्चर्ड साइंस काम कर रहा है। आइए मिलकर इसे समझते हैं। आज की इस चर्चा में हम कुछ खास बिंदुओं पर बात करेंगे। पहले मौसम और जलवायु का अंतर, फिर लैंडफॉर्म्स का वो रहस्य, अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र का प्रभाव, हवाएं, जंगल, समुद्री जलधाराएं और आखिर में पहाड़, बारिश और मिट्टी। बस फटाफट इन पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले भाग 1 की बात करते हैं, मौसम बनाम जलवायु। असल में इन दोनों के बीच का अंतर क्या है? ये एक ऐसी उलझन है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है। देखिए, रोजमर्रा के बदलावों और लंबी अवधि की स्थिरता के बीच एक बहुत बड़ा फर्क होता है। मौसम यानी वेदर ये बहुत ही डायनामिक होता है। मतलब ये एक ही दिन में कई बार बदल सकता है। सुबह उठे तो कड़ाके की ठंड लग रही है और दोपहर होते होते तेज धूप निकल आई। ये जो हर दिन का वायुमंडलीय बदलाव है ना, इसे मौसम कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है जलवायु यानी क्लाइमेट। ये दरअसल एक बहुत लंबी अवधि का औसत होता है जो काफी स्थिर रहता है और इतनी आसानी से नहीं बदलता। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, किसी भी क्षेत्र की जलवायु को सटीक रूप से तय करने के लिए आखिर कितने समय की जरूरत होती है? पूरे 30 साल। जी हाँ, जब किसी जगह के मौसम को लगातार बिना रुके 30 सालों तक ऑब्जर्व किया जाता है, तब जाकर जो एक औसत पैटर्न निकल कर आता है उसे जलवायु कहा जाता है। इसे ना एक बहुत ही मजेदार और रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई हॉस्टल में रहने गया और उसे एक नया रूम पार्टनर मिला। अब शुरू में तो उसके बर्ताव का कुछ अता पता नहीं होता, कब वो अचानक से गुस्सा हो जाए या कब बिना पूछे लाइट बंद कर दे। ये जो रोज का बदलता मिजाज है ना, बस समझ लीजिए कि वो मौसम है। लेकिन जब 4-5 महीने साथ रह लिए और ये पक्का यकीन हो गया कि भाई ये इंसान तो पक्का बकलोल है, तो वो जो उसका परमानेंट स्वभाव समझ में आया ना, वही जलवायु है। कहने का मतलब है कि जलवायु लंबे अनुभव पर टिकी होती है और इसीलिए बहुत ज्यादा सटीक होती है। चलिए अब भाग 2 की तरफ बढ़ते हैं, लैंडफॉर्म्स का रहस्य। अब हम उस मास्टर फ्रेमवर्क को डिकोड करेंगे जिससे दुनिया के किसी भी हिस्से की जलवायु को समझा जा सकता है। भूगोलवेत्ता दुनिया के किसी भी कोने को समझने के लिए अंग्रेजी के 9 अक्षरों वाले एक मास्टर फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं, लैंडफॉर्म्स। और इन्हीं अक्षरों में छुपी हैं वो 9 महाशक्तियां, जैसे L से लैटिट्यूड यानी अक्षांश, A से एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई, N से समुद्र से निकटता, D से हवाओं की दिशा, F से जंगल, O से समुद्री जलधाराएं, R से बारिश, M से पहाड़ और S से मिट्टी। बस इन्हीं ताकतों में थोड़ा सा भी फेरबदल हुआ और किसी भी जगह की पूरी जलवायु बदल जाती है। अब आते हैं भाग 3 पर, जहां हम इस फॉर्मूले के पहले 3 अहम कारकों अक्षांश, ऊंचाई और समुद्र के प्रभाव को गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले L यानी लैटिट्यूड, जिसे अक्षांश कहते हैं। नियम सीधा सा है, भूमध्य रेखा या इक्वेटर से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है, तापमान वैसे वैसे कम होने लगता है। अब केरल को ही ले लीजिए, ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल करीब है, इसीलिए वहां साल भर तेज धूप और भयंकर गर्मी पड़ती है। और मजे की बात देखिए, इस गर्मी को बर्दाश्त करने के लिए वहां के लोगों का शरीर खुद को ढाल लेता है। स्किन में मेलानिन ज्यादा होता है और त्वचा थोड़ी मोटी हो जाती है। इसके ठीक उलट कश्मीर बहुत ऊंचे अक्षांश पर है, वहां कड़ाके की ठंड पड़ती है, इसलिए वहां के लोगों की त्वचा पतली होती है। हमारा शरीर जलवायु के हिसाब से खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता है। अब सोचिए, अगर किसी कश्मीरी को अचानक केरल की चिलचिलाती गर्मी में छोड़ दिया जाए तो उसके लिए वहां टिकना कितना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, अक्षांश ही सब कुछ नहीं तय करता। यही एंट्री होती है A की, यानी एल्टीट्यूड या ऊंचाई की। अब चंडीगढ़ और अरुणाचल प्रदेश को देखें तो दोनों लगभग एक ही अक्षांश पर बसे हैं। कायदे से तो दोनों जगह का मौसम बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, है ना? लेकिन ऐसा है नहीं। अरुणाचल प्रदेश पहाड़ों पर काफी ऊंचाई पर है, जबकि चंडीगढ़ मैदानी इलाके में आता है। और विज्ञान कहता है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान गिरता है। इसीलिए एक ही लाइन पर होने के बावजूद चंडीगढ़ में पसीने छूट सकते हैं, जबकि उसी वक्त अरुणाचल में इंसान ठंड से कांप रहा होगा। यानी ऊंचाई अक्षांश के पूरे नियम को पलट कर रख देती है। न से आता है नियरनेस टू सी यानी समुद्र से निकटता।
जो इलाके समुद्र के किनारे होते हैं वहां कभी भी वैसी कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती। इसका एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। एक बार दिसंबर के आखिर में मुंबई के एक स्टूडियो में कोई शूटिंग चल रही थी। वहां नियमों के कारण सफेद शर्ट पहनने की सख्त मनाही थी, लेकिन स्टूडियो के अंदर इतनी भयंकर गर्मी और उमस थी कि रात के 11 बजे भी लोग पसीने में नहाए हुए थे। जरा सोचिए, दिसंबर का महीना और जहां दिल्ली पूरी तरह से ठंड में सिकुड़ी हुई थी, वहीं मुंबई में पसीने छूट रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ समुद्र के पास होने का असर है, जो तापमान को गिरने ही नहीं देता बल्कि हवा में एक अजीब सी उमस भर देता है। आगे बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जहां हम हवाओं की दिशा, जंगल और समुद्री जलधाराओं के प्रभाव को समझेंगे। फॉर्मूले का अगला अक्षर है डी, यानी डायरेक्शन ऑफ विंड्स या हवाओं की दिशा। कभी दिमाग में ये बात आई है कि हवा किस तरफ बह रही है, इसका हमारी जिंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ता है? देखिए, होता क्या है, भूमध्य सागर से पानी भाप बनता है और जेट स्ट्रीम नाम की तेज हवाएं उस भाप को उड़ाकर सीधे भारत की तरफ ले आती हैं। लेकिन रास्ते में आ जाता है विशाल हिंदुकुश पर्वत, जो इस भाप को रोक लेता है। नतीजा, अफगानिस्तान में भारी बारिश। लेकिन इसका करीब 10% हिस्सा पहाड़ पार करके पंजाब तक पहुंच जाता है, और यही हल्की सी सर्दियों की बारिश पंजाब की गेहूं की फसल के लिए किसी अमृत से कम नहीं होती। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई जादू से हिंदुकुश पर्वत को उठाकर दिल्ली में रख दे तो क्या होगा? वो सारा का सारा पानी एक साथ पंजाब में गिरेगा और वहां की लहलहाती फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद आता है एफ, यानी फॉरेस्ट, हमारे जंगल। क्या हमें मालूम है कि घने जंगल असल में खुद अपनी बारिश बनाते हैं? बिल्कुल। पेड़ों की जड़ें जमीन की गहराई से पानी खींचती हैं और फिर उनकी पत्तियां वाष्पोत्सर्जन यानी ट्रांसपीरेशन के जरिए उस पानी को हवा में उड़ा देती हैं। जब बड़े बड़े जंगलों से इतनी सारी भाप निकलती है तो वो ऊपर जाकर विशाल बादल बन जाती है और फिर उसी इलाके में झमाझम बारिश करवाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि जलवायु का बैलेंस बनाए रखने के लिए जंगल कितने ज्यादा जरूरी हैं। ओ से आता है ओशियन करंट्स, यानी समुद्री जलधाराएं। ये जलधाराएं मौसम को बिल्कुल चरम पर ले जाने की ताकत रखती हैं। जैसे जब एल नीनो आता है तो बारिश मानो गायब ही हो जाती है और भयंकर सूखा पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ ला नीना अपने साथ इतनी बारिश लाता है कि बाढ़ आ जाती है। इतना ही नहीं, समुद्री जलधाराओं का एक और कमाल देखिए। रूस का मुर्मंस्क बंदरगाह इतनी जानलेवा ठंड के बावजूद कभी बर्फ से नहीं जमता। क्यों? क्योंकि नॉर्वे की तरफ से आने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा वहां के पानी को जमने से रोकती है, जबकि उसी दौरान रूस के बाकी सारे बंदरगाह बर्फ की मोटी चादर में कैद हो चुके होते हैं। और अब आते हैं अपने आखिरी भाग 5 पर, जहां हम पहाड़, बारिश और मिट्टी की भूमिका को समझेंगे। एम से होता है माउंटेन, यानी पहाड़। ये -60 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस का भयानक तापमान देख रहे हैं। ये साइबेरिया से आने वाली उन बर्फीली और कातिल हवाओं का तापमान है जो सीधे भारत की तरफ बढ़ती है। लेकिन गनीमत है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा रक्षक है, हमारा हिमालय। हिमालय एक अभेद्य दीवार की तरह डटकर खड़ा हो जाता है और इन जानलेवा हवाओं को वहीं रोक देता है। अगर सिर्फ एक पल के लिए भी हिमालय को वहां से हटा दिया जाए ना, तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप रातों रात एक बर्फीले बंजर रेगिस्तान में तब्दील हो जाएगा। फिर यहाँ दूर दूर तक गेहूं या चावल का नामो निशान नहीं होगा, बल्कि शायद कश्मीर की तरह हम सब भी सिर्फ अखरोट और बादाम ही उगा रहे होंगे। अंत में आते हैं एस, यानी सॉइल, मिट्टी, और आर यानी रेनफॉल, बारिश पर। देखिए, हर खास तरह की मिट्टी किसी खास फसल के लिए ही बनी होती है। जैसे केरल की लेटराइट मिट्टी को ही ले लें, वो मसालों की खेती के लिए एकदम परफेक्ट है। वहीं कपास उगानी हो तो उसके लिए काली मिट्टी ही चाहिए। अब अगर कोई सोचे कि वो केरल के मसाले लाकर उत्तर प्रदेश या बिहार की मिट्टी में उगा लेगा, तो ऐसा होने से रहा। वो मसाले वहां बिल्कुल नहीं टिकेंगे जब तक कि उन्हें बिल्कुल दामाद जैसी एक्स्ट्रा इज्जत और देखभाल न दी जाए। सच तो यही है कि मिट्टी और बारिश का बिल्कुल सटीक कॉम्बिनेशन ही हमारी खेती और हमारे अस्तित्व को तय करता है। तो इन सब बातों से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये 9 भौगोलिक ताकतें आपस में किस कदर एक दूसरे से गुंथी हुई हैं। अब जाते जाते जरा इस एक सवाल पर गौर कीजिएगा। अगर सिर्फ एक पहाड़ अपनी जगह से खिसक जाए या हवा की दिशा थोड़ी सी बदल जाए और उससे पूरी की पूरी फसलें और जीवन तबाह हो सकता है, तो हमारी इस उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का ये जो बैलेंस है, ये आखिर कितना नाजुक है। ये प्रकृति का एक ऐसा बेहद सटीक और संवेदनशील सिस्टम है जिसे गहराई से समझना आज की तारीख में हमारी सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है।